हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 17वां वीडियो है। इससे पहले 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और कल एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, कल ही से प्रारंभ हुआ है। आई होप आप लोग उसे दिए होंगे और आप लोगों का जीके चीज़ का क्वेश्चन बहुत आसानी पूर्वक बन गया होगा, मैं ऐसा आशा करती हूँ। और बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, मे बी अगस्त या सितंबर में होगा। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा आप लोग। और हाँ, रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा। और आप लोग अब कम से कम टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे या एडवर्ड जेनर या लुईस पास्चर? तो पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। कब किया था? तो ये किया था 1928 में किया था। कब किया था? 1927-28 कहीं देता है, तो 1928 के लमसम में पेनिसिलिन का खोज किया था। और ये पहला बायोटिक है, ठीक है, पहला एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है, खोजा गया। जो फंगस से बना है, फंगस से जो बनाया गया था, तो वो तो पहला एंटीबायोटिक है ही ये। लेकिन एंटीबायोटिक दवा में भी पहला है पेनिसिलिन, ठीक है, जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? जिसकी खोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, ठीक है। अगर बात किया जाए विलियम हार्वे की, तो विलियम हार्वे किस लिए जाना जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं रक्त परिसंचरण की खोज के लिए। किसके लिए? रक्त परिसंचरण की खोज के लिए, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया गया था, ठीक है। अगर बात किया जाए एडवर्ड जेनर को, तो एडवर्ड जेनर किसके लिए जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर जो हैं वो चेचक के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए एडवर्ड जेनर जाने जाते हैं? चेचक के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया है? चेचक के टीके की खोज जो है वो किया गया एडवर्ड जेनर के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड की पहली वैक्सीन कौन थी? तो वर्ल्ड की पहली वैक्सीन भी चेचक का टीका ही था। आपसे पूछा जाएगा कि चेचक जो है वो किस वायरस से होता है? तो चेचक जो है वो होता है वेरी ओला वायरस से। कौन सा? वेरी ओला वायरस से होता है, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ। चेचक जो है, चेचक कौन सा वायरस से होता है? वेरी ओला वायरस से होता है, ठीक है, वेरी ओला वायरस से चेचक होता है। अगर बात किया जाए लुई पास्चर का, कौन बच गया आपका? लुई पास्चर बच गया। लुई पास्चर की बात किया जाए तो लुई पास्चर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा खोज किया गया था पाश्चुरीकरण की खोज। आपसे पूछा जाएगा पाश्चुरीकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? रेबीज के टीके की खोज जो है वो भी लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। रेबीज किस वायरस से होता है? पहले तो आप ये जानिए कि रेबीज वायरस से होता है, ठीक है। और किस वायरस से होता है? तो रेहेब्डो वायरस से। किस वायरस से होता है रेबीज? रेहेब्डो वायरस से। कुत्ता उत्ता के काटने से, कुत्ता, बंदर, चमगादड़, ये सब के काटने से रेबीज हो जाता है, ठीक है। और जिसे रेबीज हो जाता है उसे पानी से डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है, जिसे रेबीज हो जाता है, ठीक है। और किस वायरस से होता है? रेहेब्डो वायरस से होता है। अगर बात किया जाए कि भारत को चेचक से मुक्त कब किया गया था, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत को चेचक से मुक्त कब किया गया था, तो भारत को चेचक से मुक्त जो है, चेचक से, वो 1986 में कर दिया गया था। कब किया गया था? 1986 में। भारत को पोलियो से भी मुक्त कर दिया गया है। तो पोलियो से मुक्त कब कर दिया गया है? यानी कि भारत में पोलियो का केस एक भी नहीं पाया जाता है। कब किया गया था पोलियो से मुक्त? तो 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। ट्रेकोमा एक बीमारी होता है जो आँखों में होता है। कहाँ होता है? आँखों में होता है ट्रेकोमा, ठीक है। इससे मुक्त भारत को कब किया गया है? इससे मुक्त जो है ट्रेकोमा नामक बीमारी से 2025 में किया गया है भारत को मुक्त। कब किया गया है? 2025 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? क्या तीरंदाजी, शतरंज, टेबल टेनिस या भारोत्तोलन, जिसे वेट लिफ्टिंग भी कहा जाता है? तो किससे संबंधित है वो? ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। किससे? वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी की बात की जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में कोई पदक जीती है, ठीक है। भारत की पहली महिला कौन है जो ओलंपिक में पदक जीती थी? तो वो थी
कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है। इनके द्वारा सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ था। कहाँ हुआ था? जब ये ओलंपिक में पदक जीती थी उस समय ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो सिडनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिडनी में, ठीक है, सिडनी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। और यहीं पे इनके द्वारा वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता गया था। कौन सा पदक जीता गया? जिसे ब्रोंज मेडल भी कहा जाता है, तो कांस्य पदक जीता गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्नम मल्लेश्वरी है। कर्नम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन से है, ठीक है। इनके द्वारा कब ओलंपिक में पदक जीता गया? 2000 में जीता गया। कौन सा पदक जीता गया? कांस्य पदक जीता गया। कौन सा पदक जीता गया? कांस्य पदक जीता गया, ठीक है। इन्हें ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है और ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला कौन है? जिसे ध्यानचंद या फिर उस समय राजीव गांधी अवार्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजीव गांधी अवार्ड कहा जाता था, ठीक है। जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, राजीव गांधी अवार्ड खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम ध्यानचंद अवार्ड हो गया है। तो ध्यानचंद अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर ध्यानचंद अवार्ड का पुरस्कारी राशि कितनी है? तो राशि जो है 25 लाख मिलता है। कितना मिलता है? ध्यानचंद अवार्ड जीतने के बाद कितना अवार्ड मिलता है? कितने लाख का? 25 लाख का मिलता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि 2024 में ध्यानचंद अवार्ड यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या ध्यानचंद अवार्ड ही आप जानिए, क्योंकि अब तो इसका नाम ही चेंज हो गया है, कितने लोगों को मिला था? तो 2024 में 4 लोगों को मिला था। कितने लोगों को मिला था? 4 लोगों को मिला था। किसको किसको मिला था? ये भी जान लीजिए। डी गुगेस को मिला था। किसे मिला था? डी गुगेस को, जिसका संबंध किससे? शतरंज से है। मनु भाकर को मिला था। इसका संबंध किससे है? तो शूटिंग से संबंधित है। हरमनप्रीत को मिला था। इनका संबंध किससे है? तो हरमनप्रीत का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। परवीन को मिला था। परवीन का संबंध किससे है? तो परवीन का संबंध जो है हाई जंप से है। किससे? हाई जंप से है। इन्हीं 4 लोगों को 2024 में ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, जैसे कि अभी मैं बताई कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी थी, उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे के.डी. यादव। कौन थे? के.डी. यादव प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। और कब जीता गया था इनके द्वारा ओलंपिक में पदक तो इनके द्वारा 1952 में जीता गया था। कब जीता गया था? 1952 में। और कहाँ उस समय ओलंपिक हुआ था? तो हेलेंस्की में हुआ था। कहाँ हुआ था? हेलेंस्की में हुआ था। हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। वहीं पर ओलंपिक हुआ था 1952 में, जिसमें के.डी. यादव ने पदक जीता था। के.डी. यादव का संबंध किसके खेल से है? तो के.डी. यादव का संबंध कुश्ती से है। किससे संबंधित है? कुश्ती से। और इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? के.डी. यादव। उनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। किससे संबंधित है? कुश्ती से। उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। उस साल ओलंपिक कहाँ हुआ था? हेलेंस्की में हुआ था। कहाँ हुआ था? हेलेंस्की में हुआ था। हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का शहर। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर, झीलों का देश। आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि टेबल टेनिस की, ठीक है, टेबल टेनिस का संबंध, टेबल टेनिस खेल से संबंध किनका किनका है? 2-3 प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिसके बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है। जैसे कि शरत कमल का संबंध किससे है? शरत कमल का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस से। सृजा अकुला का संबंध किससे? तो सृजा अकुला का संबंध भी टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस से है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा चेस में पहला भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने वाले कौन थे? तो चेस में पहला ग्रैंड मास्टर बनने वाले विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और राजीव गांधी अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजीव गांधी अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि प्रथम महिला क्या बोले? राजीव गांधी पाने वाली
कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। लेकिन प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे। इनका एक पुस्तक निकला है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, मास्टरमाइंड। किसका पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद जी का पुस्तक है। और इनका संबंध किससे है? तो चेस से संबंधित है। और पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कहाँ का? बिहार का शौक के रूप में जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? क्या कोसी, दामोदर, महानदी या वांगो नदी? तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। और कोसी नदी एकमात्र नदी है जो मिलने से पहले, गंगा में मिलने से पहले अपनी डेल्टा स्वयं भी बनाती है। ठीक है, इसके बाद मिल जाती है। तो कोसी नदी को कहाँ का शौक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। अगर दामोदर की बात की जाए तो दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता था। कहाँ का शौक कहा जाता था? बंगाल का। बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शौक जो है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। वांगमो नदी को जो है चीन का शौक कहा जाता है। कहाँ का? चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक वांगवो नदी को कहा जाता है। वांगवो नदी को चीन में पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? पीली नदी के नाम से भी चीन में वांगवो नदी को जाना जाता है। और वांगवो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर महानदी की बात की जाए तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थल सिहवा है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ सिहवा है, जहाँ से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है। अगर बात की जाए दामोदर की तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना नदी किस नदी पर बना था? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर बनाया गया था। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। और कब बनाया गया था? तो 1948 में। आप लोग ध्यान रखिए कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर था, उसी पर बनाया गया था। और कब बनाया गया था? सन 1948 में बनाया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर यही दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना को कहा गया था। ठीक है, सन 1948 में इसे बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में भारत में पहला संशोधन हुआ था। और इसका संबंध किससे था? पहला संशोधन का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था भूमि सुधार से। किससे संबंधित था? ये पहला संशोधन जो है ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था भूमि सुधार से। ठीक है। और पहला संशोधन के द्वारा ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूची था। तो 9वीं अनुसूची कैवा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। और प्रथम संशोधन किससे संबंधित है? तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो संविधान संशोधन दिया गया अनुच्छेद 368 में दिया गया है। किस में दिया गया? अनुच्छेद 368 में। और किस भाग में दिया गया है? तो संविधान संशोधन संबंधित प्रक्रिया भाग 20 में दिया गया। किस में दिया गया? भाग 20 में दिया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा 368, प्रावधान पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपसे पूछा जाएगा कि अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो अभी तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने? 106। 106वां संविधान संशोधन कौन सा था? तो 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन था। कौन सा था? नारी शक्ति बंधन। जिसके तहत क्या हुआ? जिसके तहत लोकसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। लेकिन ये इलेक्शन 2026 से लागू होगा। ठीक है। और इसी का संबंध है 106वां संविधान संशोधन से। और जो बिल लाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? जो पारित हुआ था वो नारी शक्ति वंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी शक्ति वंदन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, यही पूछना चाह रहा है। तो कौन करेगा, तो कौन करेगा, क्या वो लोकपाल करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो ये किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अनुपस्थित हो, वो दोनों नहीं हो या वो दोनों त्याग पत्र दे दिए हों, चाहे जो भी हो, एनी प्रॉब्लम बाय द वे, दोनों कुछ भी हो जाए, तो वैसे कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कार्य को संभालेंगे। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली हो, वो भी नहीं हो, उस समय अनुपस्थित हो, तो कौन संभालेगा। वैसे कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वही संभालेंगे। कौन संभालेंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेंगे। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभाले हो राष्ट्रपति का पद। तो जी बिल्कुल, एक बार अभी तक हुआ है मात्र। उस समय भारत के CJI यानी कि चीफ जस्टिस जो थे भारत के, वो थे एम हिदायतुल्ला। कौन थे, एम हिदायतुल्ला। उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला गया था। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम और अभी तक का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है, एम हिदायतुल्ला है। क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे और राष्ट्रपति का पद खाली था, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन किए, बीबी गिरी किए। अब बीबी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिए। त्यागपत्र दे दिए तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति का भी पद खाली, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली। तो राष्ट्रपति का पद जो है, उनका स्थान 1 सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। तो उनके स्थान पर तो किसी को बैठना था। तो वही CJI, उसी समय CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि अभी तक के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, कौन थे वो, तो एम हिदायतुल्ला थे। कौन थे, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम लोकपाल कौन था, तो भारत का प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, क्या अंकारा है, क्यू है, मास्को है, ब्रुसेल्स है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्यू किसकी राजधानी है, तो क्यू जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। किसकी राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी। तो आपसे पूछा जाएगा यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। अंकारा किसकी राजधानी है, तो अंकारा तुर्की की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है, इसका नाम पहले तुर्की था, अब चेंज हो चुका है, तुर्की हो चुका है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मास्को किसकी राजधानी है, तो मास्को जो है ये रूस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी मास्को है। अंकारा किसकी राजधानी है, अंकारा तुर्की की राजधानी है। क्यू किसकी राजधानी है, क्यू यूक्रेन की राजधानी है। और ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। आइए कुछ और राजधानी को देख लेते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। आपसे पूछेगा कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कहाँ है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कहाँ है, बाकू है। सूडान की राजधानी कहाँ है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम है, जहाँ पर वाइट नील और ब्लू नील मिलकर नील नदी का निर्माण करता है, इसी खार्तूम में। ठीक है, दोनों नदी का मिलन होता है और इसके बाद नील नदी के नाम से वो आगे प्रवाहित होती है। जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलता है तो फिर ये गंगा के नाम से वहाँ से प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से वाइट नील और ब्लू नील मिलकर नील नदी का निर्माण करता है। कहाँ मिलता है, दोनों खार्तूम में। ठीक है, आपसे पूछेगा क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। कहाँ है, हवाना है। और इसे क्या कहा जाता है, क्यूबा को चीनियों का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन, अजरबैजान, बाकू, सूडान, खार्तूम, क्यूबा, हवाना, मास्को, रूस। मास्को राजधानी किसका है, रूस का। यूक्रेन का राजधानी क्यू, तुर्की का राजधानी अंकारा और बेल्जियम की राजधानी तो ब्रुसेल्स है। ठीक है, कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में नाटो का
हेड क्वार्टर है। किसका हेड क्वार्टर है? नाटो का हेड क्वार्टर है। यूरोपियन संघ का हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में ही। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो में वर्तमान में 32 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 32। 32वां देश कौन सा है? तो 32वां देश इसमें शामिल होने वाला फिनलैंड था। कौन सा था? फिनलैंड था। ये पिछले बार बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश है, तो फिनलैंड था। कौन सा? फिनलैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस क्षेत्र है? क्या वो गायन थी, अभिनय थी, या लेखन और पत्रकारिता से संबंधित थी, या शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। ये किस नृत्य में पारंगत हासिल की हुई है? तो ये जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, दोनों नृत्यांगना दोनों नृत्य करती है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है, इनके द्वारा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कौन सा? कुचिपुड़ी, ये दोनों नृत्य में पारंगत हासिल की हुई हैं। दोनों नृत्य से ये संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का आत्मकथा का क्या नाम है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति के आत्मकथा का नाम है ए फैशन ऑफ डांस। कौन सा? ए फैशन ऑफ डांस। और ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। इवन अभी 2-4 दिन पहले यूपी बीएड का एग्जाम इंट्रेंस हुआ था, उसमें भी पूछा था कि ए फैशन ऑफ डांस किसका पुस्तक है? तो ये किसका है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का है। किसका? यामिनी कृष्ण मूर्ति का आत्मकथा का नाम है, यानी कि बायोग्राफी का नाम है ए फैशन ऑफ डांस। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से है। किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। आपको मैं बता दूं कि भरतनाट्यम सबसे पुराना भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य? तो भरतनाट्यम है, जिसे सादिर भी कहा जाता है। इसी नृत्य को सादिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। एक मणिपुरी हो गया, उड़ीसी हो गया। ठीक है, जो उड़ीसी नामे से पता चल रहा है कि उड़ीसा का है, मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुर का है, कुचिपुड़ी नहीं पता चल रहा है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एक कथकली हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका जाके हो जाएगा केरल का। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक है, कथकली, कथक में कन्फ्यूजन होता है। कथकली केरल का है, जबकि कथक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कथक उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का। कभी कभी ऑप्शन में यूपी भी देखने को मिलता है। अगर उत्तर भारत रहेगा तो उत्तर भारत ही सही रहेगा। ठीक है, अगर उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं हो, यूपी हो, तो आप लोग यूपी मार के निकल सकते हैं। वैसे उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, और सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना भरतनाट्यम है। ठीक है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। कहाँ का? असम का है, और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? शास्त्रीय नृत्य का। शास्त्रीय नृत्य का शुरुआत जो है श्रीमंत शंकर देव के द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? श्रीमंत शंकर देव के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था जीआई टैग अधिनियम? जीआई टैग जो है वो लागू हुआ था 2004 में। कब लागू हुआ था? 2004 में। यानी कि ये पूछ रहा है लागू, यानी कि आया किसी वर्ष था? तो जी बिल्कुल, जीआई टैग अधिनियम जो है 2003 में आया था। कब आया था? ये 2003 का अधिनियम है। ठीक है, नहीं, ये जो है 1999 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है? तो जीआई टैग कब का अधिनियम है? ये अधिनियम है 1999 का। कब का अधिनियम है? जीआई टैग 1999 का अधिनियम है। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 2003 में। ठीक है, लागू किया गया था 2003 में, लेकिन इसके तहत प्रथम जीआई टैग 2004 में मिला था। और किसे मिला था? तो प्रथम जीआई टैग जो है ये मिला था दार्जिलिंग के चाय पत्ती को। किसे मिला था? दार्जिलिंग के चाय पत्ती को मिला था। ठीक है, दार्जिलिंग के चाय को मिला था, यानी कि चाय पत्ती को मिला था। और कब मिला था? तो 2004 में। तो इससे संबंधित 3 क्वेश्चन है। जीआई टैग अधिनियम कब का है? अधिनियम 1999 का है। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2003 में। और प्रथम जीआई टैग कब मिला था? तो प्रथम जीआई टैग 2004 में मिला था। किसे मिला था? दार्जिलिंग के चाय पत्ती को मिला था। ठीक है, अगर 2005 की बात की जाए, 2005 में भी एक अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था? तो आरटीआई का अधिनियम आया था। किसका अधिनियम आया था? आरटीआई का, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। ठीक है, और लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था
आरटीआई को यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को, यानी कि इससे पहले 2005 में ही किसी मंथ में आया होगा अधिनियम, वो डेट मेंशन नहीं मिलता है। डेट मेंशन केवल मिलता है कि लागू कब हुआ था ये, तो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। अगर 2009 की बात की जाए तो 2009 में भी एक अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था? शिक्षा का अधिनियम आया था, ठीक है। शिक्षा संबंधित अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था। और इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। वही जो 21 के अनुच्छेद ए में शामिल है ना, एक अनुच्छेद 21 के क्लोज ए में शामिल है, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार जो बनाया गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, इसी से संबंधित अधिनियम आया था 2009 में, और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था सन 2000 में। कब अपनाया गया था? सन 2000 में। रुपए का जो वो चिन्ह होता है ना, आप लोग रुपए पे नोटिस कीजिए, अगर आपके पास सिक्का है तो अभी नोटिस कर लीजिए, इसी प्रकार से इसी प्रकार का चिन्ह रहता है। तो इसे ही कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 2010 में। और ये चिन्ह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये चिन्ह दिया गया था उदय कुमार के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? उदय कुमार के द्वारा ये चिन्ह दिया गया था, ठीक है। उदय कुमार वो मुंबई के, इनका संबंध कहाँ से था? उदय कुमार का दिए थे जिन्होंने, उदय कुमार के द्वारा ही तो रुपए का चिन्ह दिया गया था। इनका संबंध आईआईटी मुंबई से था। कहाँ से? आईआईटी मुंबई से संबंधित था, ठीक है। और ये गुवाहाटी का प्रोफेसर थे। कौन थे? गुवाहाटी का प्रोफेसर थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इन्हीं के द्वारा 2010 में रुपए का ये वाला चिन्ह दिया गया था, ठीक है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इवन शायद यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछा भी गया था कि 2011 के अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिकतम कितने मूल्यों का सिक्का छाप सकता है? तो अधिकतम 1000 रुपये का सिक्का छाप सकता है। कितने का? 1000 रुपये के मूल्यों वाला सिक्का, एक मतलब जैसे कि एक 2 रुपये का सिक्का होता है ना, उसी प्रकार से वो अधिकतम कितने मूल्यों का सिक्का छाप सकता है? तो 1000 का। कितने का? 1000 का एक सिक्का छाप सकता है अधिनियम 2011 के तहत, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमुक्तमाल्यम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो अमुक्तमाल्यम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास, पाणिनि, विशाखदत्त या कृष्णदेव राय? तो ये लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। किस भाषा में? तो इसे लिखा गया तेलुगु भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में लिखा गया था अमुक्तमाल्यम को। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है। कृष्णदेव राय कौन थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कहाँ के थे? विजयनगर के शासक थे। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विजयनगर की स्थापना किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। कब किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा, और वहीं के एक शासक थे कृष्णदेव राय, और इन्हीं के द्वारा अमुक्तमाल्यम नाम का पुस्तक लिखा गया था जो तेलुगु भाषा में था, ठीक है। अगर कालिदास की बात की जाए तो कालिदास के द्वारा बहुत सारे प्रसिद्ध बुक लिखे गए हैं। कौन कौन से? आपसे पूछा जाएगा कि मालविकाग्नि अग्निमित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका पुस्तक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है। कुमार संभवम कालिदास का है। रघुवंशम, ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया था? ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्नि अग्निमित्रम, और एक मैं बुक कौन सा बोली? अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब सारा बुक कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाणिनि के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? पाणिनि के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध बुक अष्ट अध्याय लिखा गया है। कौन सा? अष्ट अध्याय। आपसे पूछा जाएगा कि अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखा गया था? तो अष्ट अध्याय पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा, ठीक है। विशाखदत्त की बात की जाए तो विशाखदत्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा राक्षस। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस, कभी इनका नाम पूछता है, कभी इनके पुस्तक का नाम पूछता है। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? विशाखदत्त के द्वारा। और पाणिनि के द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा अष्ट अध्याय लिखा गया। कौन सा लिखा गया था? अष्ट अध्याय लिखा गया था इनके द्वारा, ठीक है। अष्ट अध्याय नामक पुस्तक लिखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से होता है। किस विटामिन के, विटामिन डी के कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि हड्डी जो है ना, बोन्स, वो बहुत नाजुक हो जाता है, उसका टूटने का डर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नाजुक हो जाता है। ठीक है, कमज़ोर हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया में। लेकिन विटामिन डी की कमी से ये ऑस्टियोमलेशिया तो होता है, लेकिन वयस्कों में होता है। किस में होता है, वयस्कों में, यानी कि बड़े लोगों में होता है, वयस्कों में। बच्चों में कौन सा बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से, तो बच्चों में जो है वो रिकेट्स होता है। कौन सा, रिकेट्स होता है। और रिकेट्स में भी वही होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपसे विटामिन डी की कमी से, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, मान लीजिए विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, वैसा आपको ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों देगा, तो दोनों हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। बच्चों में कौन सा होता है, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। कौन सा हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, पहले आप विटामिन डी से संबंधित ही क्वेश्चन जान लीजिए। आपसे पूछा जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन D2 और विटामिन D3 भी होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है एक बार, शायद विटामिन D2 का रासायनिक नाम पूछा था। तो विटामिन D2 का नाम, रासायनिक नाम क्या था, अर्गो कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, अर्गो कैल्सीफेरोल। स्किन छोटा है ना, तो लिखने में भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ आप लोग को। कैल्सीफेरोल, अर्गो कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है, तो अर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। किसका, विटामिन D2 का, क्योंकि मैं विटामिन D1 का यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम बताई कैल्सीफेरोल, विटामिन D2 का नाम अर्गो कैल्सीफेरोल, जबकि विटामिन D3 का नाम कैलो कैल्सीफेरोल। क्या है, कैलो कैल्सीफेरोल विटामिन D3 का नाम है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एकमात्र विटामिन जिसे हार्मोन विटामिन कहा जाता है वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। सनसाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो सनसाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, सनसाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। ठीक है, सनसाइन विटामिन के नाम से भी विटामिन डी को जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से, पहले तो आप ये जान लीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सा होता है, रतौंधी होता है। जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया किस बीमारी, किस विटामिन ए की कमी से होता है, तो जीरोथैलेपिया जो है वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स उसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं। B1 आते हैं, B2 आते हैं, B3 आते हैं, B5 B6 बहुत सारे आते हैं। तो आइए करके उसका नाम भी जान लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आपसे पूछेगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है, थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी होता है। कौन सा बीमारी होता है, बेरी होता है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। विटामिन B3 का नियासिन नाम है। क्या है, नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड। क्या है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का नाम। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। ठीक है, क्या है, विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन को H विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन B7 को H विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि विटामिन डी को हार्मोन विटामिन या सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से विटामिन B7 को H विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड या फोलेट भी कहा जाता है, ज़्यादातर फोलिक एसिड ही देता है। तो विटामिन B9 का नाम, रासायनिक नाम फोलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन है। क्या है, कोबालामीन विटामिन B12 का नाम। और एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है तो वह है विटामिन B12। किसमें, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिससे कैंसर का उपचार होता है। ठीक है, आई होप आप लोग सारा नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, देखिए क्वेश्चन का प्रारूप चेंज है, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, लेकिन ये साफ साफ ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। और इनके द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन की। ठीक है,
कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे, जो एक बंगाली अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम बंगाली अध्यक्ष भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बंगाली अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भी WC बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द ग्लैडस्टोन था। कौन था? ग्लैडस्टोन उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जिस तरीके से आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट हो गया। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और इनके द्वारा कब अध्यक्षता किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो सन 1925 में। कब किया गया था? सन 1925 में। और कहाँ का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था इनके द्वारा? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। कहाँ के? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो 1925 में हुआ था। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। विजया लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो विजया लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। किसकी बहन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और संयुक्त राष्ट्र में या UN में भाषण देने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इनसे संबंधित और क्वेश्चन जान लीजिए। एक तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? ये भारत की प्रथम CM थी, प्रथम महिला CM थी, ठीक है। प्रथम फीमेल प्रथम CM कौन थी? तो प्रथम महिला CM यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जबकि राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, ठीक है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। उसी प्रकार से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्डन थ्रेस्ट कौन सा? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? क्या महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या BR अम्बेडकर? तो ये लिखा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक, ठीक है। महात्मा गांधी की पुस्तक की बात की जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया लिखा गया था। यंग इंडिया किसका पुस्तक है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार से न्यू इंडिया, एक है न्यू इंडिया। देखिए न्यू इंडिया और यंग इंडिया में बहुत कन्फ्यूजन होगा। न्यू इंडिया जो है वो किसके द्वारा निकाला जाता था? तो न्यू इंडिया वो निकाला जाता था सरोजिनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता था? सरोजिनी नायडू के द्वारा, ठीक है। सॉरी, मैं सरोजिनी नायडू बोल रही हूँ, लिख रही हूँ एनी बेसेंट, बोल रही हूँ सरोजिनी नायडू, बिल्कुल नहीं। गर्मी से डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया निकाला गया था। ये एक पुस्तक नहीं, पत्रिका है, ठीक है, समाचार पत्र था। तो ये किसके द्वारा निकाला जाता था? एनी बेसेंट के द्वारा। और एक निकाला जाता था, कौन सा? कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। यही दोनों समाचार पत्र था जिनमें इनके द्वारा अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ किसके द्वारा निकाला गया था? तो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र और न्यू इंडिया समाचार पत्र ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाता था। जबकि महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया निकाला जाता था। कौन सा? यंग इंडिया निकाला जाता था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा मूक नायक के लेखक कौन है? मूक नायक किसके द्वारा लिखा गया था? तो मूक नायक भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर ही थे, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि क्या रीजन है जो तैरता है। तो रीजन है उसका रीजन है ऑप्शन डी, यानी कि सुई का अपेक्षित घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इस कारण से सुई डूब जाता है जबकि जहाज नहीं डूबता है। ठीक है, जहाज का पानी में तैरना ये किस सिद्धांत पर लागू है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, ये लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। देखिए बांग्लादेश देते ही लोगों बांग्लादेश मार के लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो लोग नोटिस ही नहीं करेंगे, इसमें सबसे छोटा पूछा गया, सबसे लंबा नहीं। सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। कितने? मात्र 106 किलोमीटर का लगता है। ठीक है, जबकि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना? 4096.7 किलोमीटर का। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर का सीमा जो है किसके साथ लगता है, तो ये लगता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और सबसे छोटा सीमा अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का लगता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ कुल कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगता है, तो कुल 5 भारतीय राज्यों का सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है जिसको तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और बांग्लादेश का सीमा कितने राज्यों से लगता है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो शून्य रेखा। शून्य रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जिसका सीमा अफ़गानिस्तान से लगता है। ठीक है, और इसका कितना सीमा है, कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर का। ठीक है, अगर चीन की बात की जाए तो चीन की कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है भारत से, तो चीन की 3488 किलोमीटर का। कितना? 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करती है भारत के साथ चीन। और चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्यों का सीमा लगता है, तो चीन के साथ भारतीय राज्यों का सीमा लगता है वो है लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा चीन के साथ लगता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब का सीमा किसके साथ लगता है? लद्दाख के साथ, चीन के साथ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का सीमा चीन से लगता है। क्वेश्चन में आप लोग नोटिस कीजिएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि कितने भारतीय राज्य के साथ चीन का सीमा लगता है या फिर कितने भारतीय क्षेत्रों का सीमा लगता है। अगर भारतीय वहाँ पर राज्य का जिक्र नहीं हो तो सीधा उसमें 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि उसमें लद्दाख भी काउंट हो जाएगा। अगर आपसे केवल राज्य पूछेगा तो 4 ही होगा, क्योंकि लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य नहीं है। ठीक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो लद्दाख को भी काउंट किया जाएगा, यानी कि 5। कितने? 5। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का सीमा लगता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है। कौन सा? मैकमोहन सीमा रेखा है। जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा था, उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल के कुल कितने भारतीय राज्यों से सीमा लगता है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि नेपाल के साथ कितने किलोमीटर का सीमा भारत साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर का। कितने? 1751 किलोमीटर का सीमा साझा भारत नेपाल से करता है। कितने किलोमीटर का? 1751 किलोमीटर का। ठीक है, 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, तो 5। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड का सीमा नेपाल के साथ होता है। ठीक है, भूटान की बात की जाए तो भूटान कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ? 699 किलोमीटर का। कितने? 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। और कौन कौन से राज्य का सीमा लगता है भूटान के साथ, तो 4 राज्यों का। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश का सीमा भूटान के साथ साझा होता है, ठीक है। म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो 1643 किलोमीटर का, कितने 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है म्यांमार। और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है भारत के, तो 4 राज्यों से। कौन कौन सा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। कितने राज्यों से क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऐसा दिया था, ठीक है। लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग को कितना राज्यों से सीमा साझा करता है, ताकि अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना पूछे, आप लोग आंसर देने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं थोड़ा जाके डेप्थ में जाके पढ़ा देती हूँ आप लोगों को, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा दे आप लोग आराम से आंसर कर सकते हो। तो 4 भारतीय राज्यों का सीमा म्यांमार से लगता है। कौन कौन सा, तो नॉर्थ से साउथ जान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का सीमा लगता है म्यांमार के साथ। और कितने किलोमीटर का, तो 1643 किलोमीटर का, ठीक है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत, तो 3323 किलोमीटर का, कितने 3323 किलोमीटर का सीमा साझा पाकिस्तान के साथ करता है। और कौन कौन से राज्य का सीमा लगता है भारत पाकिस्तान के साथ, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात का सीमा पाकिस्तान से लगता है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश का सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ, तो 2। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो कुल 5 क्षेत्रों का सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ। कौन कौन सा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अगर राज्य पूछेगा तो 3 राज्य हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा साझा करता है, तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ सीमा रेखा किसके किसके बीच साझा होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेलाग्रा रोग, कौन सा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन B3 का। और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम मैं जस्ट बताई थी, अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि रासायनिक नाम विटामिन B3 का क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसी की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B1 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है, थायमिन है। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी नामक बीमारी होता है। कौन सा, बेरी नामक बीमारी होता है। आपसे पूछा जाएगा पोलिश दार चावल खाने से कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी बीमारी हो जाता है। कौन सा, बेरी होता है, ठीक है। विटामिन B5 का नाम बोला जाए तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, जस्ट मैं बताई थी कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग बताइए विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटेथोनिक। क्या नाम है, पेंटेथोनिक। पेंटेथोनिक किसका नाम है, तो पेंटेथेनिक नाम विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। जबकि विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन नाम है। जस्ट मैं रिपीट की थी, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का कोबालामीन है। क्या है, कोबालामीन। और एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट से किसका ट्रीटमेंट होता है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। किससे, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, वो होता है 277 केल्विन ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में केल्विन में आंसर दिया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है, केल्विन दिया, इसीलिए 277 हो जाएगा। अगर वही आपसे ऑप्शन में सेल्सियस देता तो कितना हो जाता, तो हो जाता 4। कितना हो जाता, 4 हो जाता, मात्र 4 हो जाता। लेकिन इसमें केल्विन जुड़ जा रहा है, 273 जुड़ जा रहा है, इसलिए 277 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि केल्विन में पूछा जाएगा तो 77 हो जाएगा। 277 केल्विन पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। लेकिन सेल्सियस पूछता तो 4 सेल्सियस, कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें ऐड हो गया है, क्या ऐड हो गया है, इसमें हम केल्विन बराबर क्या कर सकते हैं, C+273। क्या कर सकते हैं, C+273, यानी कि 4 + 273 बराबर कितना हो जाएगा, 277 हो जाएगा, ठीक है। तो 277 केल्विन पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, कारण है उनका क्या, घनत्व कम होना, ताप कम होना, वेग कम होना, दाब कम होना। तो उनका कारण है घनत्व कम होना, ठीक है। बादलों का घनत्व कम रहता है, इसीलिए वायुमंडल में वो तैरता है, ठीक है। अगर वायुमंडल की बात की जाए, वायुमंडल के परतों की बात की जाए, तो
तो कई बार परत का क्रम वाइज पूछता है, क्रम इसका क्रमानुसार सजाइए। तो पहले होता है कौन सा क्रम, पहले होता है क्षोभ मंडल। कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। इसके बाद समताप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है, और बाह्य मंडल। कुल कितने होते हैं, 5 मंडल होते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल जिसे ताप मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, और बाह्य मंडल। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, जबकि मध्य मंडल को मेजोस्फीयर कहा जाता है, ताप मंडल को थर्मोस्फीयर कहा जाता है, और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बादल, मौसम परिवर्तन, बिजली कड़कने की घटना किस मंडल में होता है। तो ये सारे घटने जो हैं वो सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है, क्योंकि 95+ ओजोन परत जो है, ओजोन वो समताप मंडल में पाया जाता है। उसका कुछ हिस्सा क्षोभ मंडल में रहता है, इसलिए क्षोभ मंडल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। डायरेक्ट बोला जाता है कि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। एरोप्लेन किस मंडल में चलता है, एरोप्लेन चलता है समताप मंडल में, जबकि हेलीकॉप्टर चलता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एरोप्लेन चलता है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है। हवाई जहाज किस में चलता है, तो हवाई जहाज चलता है, एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज चलता है समताप मंडल में, जबकि हेलीकॉप्टर चलता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। अगर वहीं बात किया जाए कि मध्य मंडल में, ठीक है, मध्य मंडल को क्या कहा जाता है, मेजोस्फीयर कहा जाता है, ताप मंडल को थर्मोस्फीयर कहा जाता है, और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। यही क्रम वाइज इसका क्रम है। आप लोग आई होप लिख लिए होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गर्म मंडल कौन सा है। सबसे गर्म मंडल जो है वो है थर्मोस्फीयर। कौन सा है, थर्मोस्फीयर, यानी कि ताप मंडल, आयन मंडल है। लेकिन सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो सबसे ठंडा मंडल मेजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल है, ठीक है। आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन यही ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई और हेल्थ दोनों का ख्याल रखिएगा। पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, और हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो पढ़ाई कर पाओगे। तो पढ़ाई भी अच्छे से करना और हेल्थ भी अच्छे से रखना। गर्मी बहुत बढ़ गई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।